हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है स्पेसएक्स की। तो स्पेसएक्स 1.75 ट्रिलियन डॉलर का आईपीओ निकाल रहा है। ये सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है जहां पर 75 बिलियन डॉलर रेज करने का प्लान किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि अभी 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है इनका आईपीओ। 11 तारीख को इनका आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। ट्रेडिंग इसकी 12 जून को होती हुई दिखाई देगी। लेट्स सी सब कुछ कैसा होता है। जिस तरीके से कहानी जा रही है आईपीओ अच्छा जाता हुआ ही दिखाई देगा। बाकी इसी आईपीओ की फाइलिंग के अंदर एक और चीज निकल के आई है कि गूगल वाले स्पेसएक्स को $920 मिलियन अ मंथ देंगे कंप्यूट के लिए। इससे पहले एंट्रोपिक की भी बात निकल के आई थी कि वो भी स्पेसएक्स वालों का डेटा सेंटर यूज करने वाले, बेसिकली XAI वालों का कोलोसस 1 जो है उसको यूज करने वाले। गूगल क्या यूज कर रहा है अभी क्लियर नहीं है, बट एलॉन मस्क ने पहले ही क्लियर कर दिया था जो कोलोसस 2 है वो XAI के लिए ही डेडिकेटेड होने वाला है। तो स्पेसएक्स का जो पुराना डेटा सेंटर है वो लीज डाउन कर रहे हैं बाकी कंपनीज को, जो कि एक अच्छी चीज है। वैसे गूगल ने बहुत पहले ही स्पेसएक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। कहा जा रहा है इस आईपीओ के अंदर सब कुछ सही जाता है तो $100 बिलियन की वैल्यू तो गूगल को मिलने वाली है यहाँ से। इसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रही है एआई कंपनीज को नेशनलाइज करने का। अभी रिसेंटली उन्होंने इंटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, मतलब गवर्नमेंट बैक्ड हो गई इंटेल कंपनी, जिसके बाद में इंटेल के शेयर एकदम बढ़ते हुए दिखाई दिए, एकदम कायाकल्प दिखाई दिया इंटेल का। सिमिलरली अब एआई जो कंपनीज है उसके अंदर भी हमको यही देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स कह रही है कि ओपन एआई तो डोनेट कर सकता है अपनी इक्विटी फेडरल गवर्नमेंट को, मतलब उनको कोई पैसा नहीं चाहिए उसके रिटर्न में कि आप ले लो बस, ठीक है हमारी वैल्यूएशन बढ़ा दो या हमारे को काम दे दो। अब सवाल ये है कि एंट्रोपिक को इस चीज के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फेडरल और एंट्रोपिक का पंगा हुआ था जहां पे गवर्नमेंट को एआई का पूरा कंट्रोल चाहिए था, एंट्रोपिक वालों ने मना कर दिया था। लेट्स सी क्या होता है। और क्या गूगल अपने 10% देगा गवर्नमेंट को, और क्या हम गूगल को एक एआई कंपनी कहेंगे या फिर एक बहुत बड़ा जाइंट कहेंगे। मेरे हिसाब से गूगल भी अब एआई की ट्रांसलेट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मेटा की बात करके चले तो मेटा भी अपने शेयर्स को बेचने का प्लान कर रहा है ताकि वो अपने एआई गोल को पूरा कर सके। जब से खबर निकल के आई है मेटा के शेयर्स नीचे जाते हुए दिखाई दिए, तकरीबन 6% इनके शेयर्स नीचे गए हैं। बाकी मेटा वाले थोड़ा स्मार्टली एआई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली अपना पैसा नहीं लगा रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप कर रहे हैं जहां पर 20% अपना लगाते हैं, 80% किसी और का लगाते हैं। उसको कहते हैं ठीक है भाई तू डेटा सेंटर बना, मैं तेरा डेटा सेंटर यूज करूंगा, मतलब अपना भी डेटा सेंटर हो गया और पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं आया। कल को अगर कोई बहुत बड़ा बबल बनता भी है और वो फटता भी है तो आपका 20% ही पैसा वहां पर लगा हुआ है। और मेटा कैश रिच कंपनी है, या फिर वो कहीं ना कहीं से कैश जुगाड़ करके अगर बबल फटेगा तो लोअर वैल्यूएशन के ऊपर वो जो डेटा सेंटर वाली कंपनीज होगी उसको खरीद भी सकती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव कर रहा है मेटा वाला। अब अगर हम इंडिया की तरफ आए तो इंडिया की जीडीपी Q4 के अंदर 7.8% से बढ़ती हुई दिखाई दी। ये नंबर अच्छा है, एक्सपेक्टेशन तो 7.2 की थी रूटर्स के हिसाब से, बट ये नंबर इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। फरवरी के एंड में ही कलेश की शुरुआत हो गई थी, तो मतलब मार्च पूरा पूरा खराब आता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टर के अंदर आप ये कह सकते हो 33% आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी 7.8% है, जो कि कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। Q3 भी 7.8 के ऊपर था, Q4 भी 7.8 के ऊपर है, जो कि गुड है। अभी देखना है Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है मेरे हिसाब से। बाकी भाई वीडियो वाइज पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम GQG की बात करके चले तो उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए हैं। 5750 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। यहाँ पर SBI ने 1.64 करोड़ अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर लिए हैं। तकरीबन 4789 करोड़ के शेयर्स लिए गए हैं। 958 करोड़ के इन्होंने अडानी एनर्जी के शेयर्स लिए हैं। GQG पार्टनर्स की बात करके चले तो उन्होंने अपनी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर स्टेक्स को घटाया है, 1.59% से घटा के 1.14% पे कर दिया है। इस टाइम पे अडानी ग्रुप बहुत ऊपर भागा है और एक अच्छा टाइम था अगर कोई एक स्मार्ट इन्वेस्टर होगा अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का। आपको याद होगा अगर आप न्यूज को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल पे, GQG वाले तब नजरों में आए थे जब उन्होंने अडानी ग्रुप, जब बैंड बज गया था, सबके सब लोग कह रहे थे भाई LIC का पैसा लगा हुआ, ये लगा हुआ, अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई थी, तब ये आए थे और इन्होंने अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया था। मतलब लो में इन्वेस्ट किया, हाई में निकाल दिया। दिस इज गुड। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो 500 इथेनॉल स्टेशंस 2026 के एंड तक लगाने का प्लान कर रहे हैं। 2027 के एंड तक ये 5000 स्टेशंस तक हो जाएंगे। यहाँ पे हरदीप पुरी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि अगर जितने भी नए 2 व्हीलर्स है और 4 व्हीलर्स है वो फ्लेक्सी फ्यूल कंप्लायंट हो जाते हैं तो हम 311.8 करोड़ लीटर इथेनॉल की डिमांड जनरेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से 12,403 करोड़ रुपए फार्मर्स को एक्स्ट्रा मिलेगा। बट भाई ये ना
अच्छा लगता है सुनने में, पर थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। अभी दिल्ली के अंदर E85 फ्यूल को इंट्रोड्यूस करा गया, 82.12 रुपीज पर लीटर किया गया। अब यहाँ पर अगर मैं E20 की बात करके चलूं तो वो 102.12 रुपीज पर लीटर है, मतलब 20 रुपए के आसपास दोनों के बीच में गैप है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम E85 की बात करके चले तो यहाँ पर जो व्हीकल की एफिशिएंसी है वो 25 से 35% खराब हो जाती है। मतलब आपको ज्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा, 25 से 35%, प्लस आप जो व्हीकल खरीद रहे हो वो महंगा आएगा। जैसे अभी के टाइम पे E85 में स्प्लेंडर प्लस कंप्लायंट है, यहाँ पर आपको उनके रेगुलर मॉडल से 6,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं अगर आप E85 कंप्लायंट स्प्लेंडर प्लस लेते हो तो आपने ज्यादा पैसे भी दिए, अपनी एफिशिएंसी भी खराब करी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है 20 रुपए बच रहा है, पर अगर हम ब्राजील से कंपेयर करके चले, क्योंकि वहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छे लेवल पे अडॉप्ट हो चुकी है, तो वहां पर E100 और E27 के बीच में 36% के आसपास का गैप है। मतलब अगर फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो उतने रुपए ही आपके एक तरह से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में नंबर 20% के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। आप पहले पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हो, फिर आपकी एफिशिएंसी भी खराब हो रही हो, ओवरऑल आपको चीज महंगी भी पड़ रही है, ये चीजें सेंस नहीं बनाती है। 2026 के एंड में कहा जा रहा है टाटा मोटर्स भी अपना व्हीकल निकालेगा, मारुति वालों ने अपना वैगनआर आर निकाल दी है, जो कि पहली फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल होने वाली है, प्रोडक्शन के अंदर उसको डाल दिया गया है। पर मुझे लगता है ईवी सेक्टर के ऊपर ज्यादा पुश करना चाहिए, क्योंकि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है और ईवी में इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनर एनर्जी बनेगी, बहुत सारा कुछ होगा। ये तो कहने वाली बातें है कि फार्मर का फायदा होगा, ये होगा वो होगा। अगर हम विनफास्ट की बात करके चले तो वो ईवी कैब्स वाले बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर फाइनली आ गए हैं। हमने कुछ महीने पहले बात करी थी कि विनफास्ट वाले प्लान कर रहे हैं, तब तक उनकी कोई गाड़ी भी इंडिया में नहीं आई थी। अब उनकी गाड़ियां भी आ गई है। अब अलग से एक उन्होंने गाड़ी निकाली है, लिमो ग्रीन करके नाम निकाला गया है, दिल्ली एनसीआर के अंदर उसको शुरू कर दिया गया है, जहां पे आपको ईवी कैब सर्विस मिलेगी। इनकी खुद की सर्विस है, जैसे ओला उबर में तो ड्राइवर अलग होते हैं ना, वो तो कमीशन देते हैं कंपनी को, यहाँ पर इनके खुद के ड्राइवर्स है। वियतनाम के अंदर इन्होंने 40% के आसपास मार्केट कैप्चर कर रखी है अगर टैक्सी की बात करके चले तो इंडोनेशिया के अंदर भी एक्सपैंड हो रहे हैं, लाओस के अंदर भी हो रहे हैं, फिलीपींस के अंदर भी हो रहे हैं, अब इंडिया के अंदर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने $2 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया था अगस्त 2025 के अंदर, और $500 मिलियन एडिशनल की अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी पैसा डाल देंगे। ग्रीन SM करके इनकी ऐप है, जहां पर इनकी कैब्स को बुक कराया जा सकता है। मैंने यूज नहीं किया तो मुझे अभी पता नहीं है कि क्या एफिशिएंट है या नहीं है, सेम प्राइस पे आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जल्दी कोई ना कोई तो वीडियो बना ही देगा। चलो आओ मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। बाकी उबर और रैपिडो की बात करके चले तो 100 करोड़ रुपए महीने का चला रहे हैं लोग मार्केट कैप्चर करने के लिए। नो डाउट मार्केट भी यही कैप्चर करके बैठे हैं। ओला का तो मार्केट कैप्चर का चीज खराब होती हुई दिखाई दे रही है, बट अगर आप इस पूरी न्यूज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही स्मार्ट डाला हुआ आर्टिकल है। हेडलाइन है, रैपिडो और उबर 100 करोड़ रुपए महीना चला रहे हैं। यहाँ पे ओला का नाम ही नहीं है, क्योंकि ओला को अगर देखा जाए तो ओला ने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने बिजनेस को थोड़ा अलग तरीके से किया है, जहां पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ गए हैं, जिसकी वजह से Q4 के अंदर ये लोग कैश फ्लो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। फाइनेंशियल 27 के अंदर ये एबिटा लेवल पे ब्रेक इवन हो जाएगी। कंपनी का रेवेन्यू ड्रास्टिकली नीचे जाता हुआ दिखाई दिए ये सब अचीव करने के लिए, और आपको न्यूज में यही बात समझ में आ रही है। और इत्तेफाक से इनका IPO भी आ रहा है, तो अगर आप इस न्यूज को देखोगे तो आपको लगेगा भाई ओला तो बढ़िया कर रहा है, बाकी सब तो पैसे जला रहे हैं, इन्होंने तो पैसा बनाना शुरू कर दिया है। एक ऐसा टाइम जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा माना जा रहा है, लॉस को बुरा माना जा रहा है, वहां पे ओला स्टैंड आउट होता हुआ दिखाई देगा। अभी मैं कहता हूं कि ये जो IPO वाली गेम है एक सट्टा है, इसमें बहुत कुछ समझना पड़ता है। मेरे को तो न्यूज बना बना के एक्सपीरियंस हो गया, तो समझ में आया था कहानी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं देखने होते हैं। आने दो IPO, फिर उसके बारे में बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, ओवरऑल डेटास के बारे में बात करेंगे। बाकी रैपिडो के को फाउंडर्स की बात करके चले तो उनकी शेयर होल्डिंग 10% से नीचे जाती हुई दिखाई दी है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस का कितना कितना परसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 65-70% तो इन्वेस्टर ही लेके बैठे हैं इस कंपनी का। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने LPG के प्राइसेस बढ़ा दिए। दिल्ली के अंदर 29 रुपीज के आसपास 14 किलो वाले LPG सिलेंडर का रेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और खबर निकल के आई थी कि हमको नेचुरल गैस का रिजर्व मिल गया है, और जैसी खबर निकल के आई है उसके साथ में ही खबर निकल के आई है कि भाई गैस के पैसे बढ़ गए हैं। अगर हम यूलर मोटर की बात करके चले तो उनके लॉसेस 315 करोड़ पे पहुंच गए। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले, यहाँ पर आप चार्ट देखो भाई, ये चार्ट से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, 110% का रेवेन्यू बढ़ाया है, बहुत बढ़िया बात है। बट जिसके पीछे कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी 61% बढ़ाया है। तो अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे
कंपनी पहले से ही बहुत दबा के लॉस कर रही थी, इन्होंने अभी भी लॉस ही किया है माल बेचने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी के लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। उतने बड़े नहीं बढ़े, अगर देखा जाए तो कंपनी 110% बढ़ती हुई दिखाई दी है रेवेन्यू टर्म्स के अंदर, बट कंपनी का लॉसेस ऑलमोस्ट 20% से बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो ये हेल्दियर वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर एबिटा मार्जिन देखोगे तो -64% का है। ROCE मतलब आपने अगर 100 रुपए डाले तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे 73 रुपीज। पहले अगर आप 100 रुपए डालते तो आपको 12 रुपए भी नहीं मिलते। तो ओवरऑल कंपनी में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। कंपनी का कैश बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, करंट एसेट बढ़ती हुई दिखाई दी है, यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है। अब इनकी कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे स्टार्टअप्स और घुसने वाले हैं। क्या ये मेंटेन कर पाएंगे? नहीं, ये तो टाइम बताएगा। अगर हम HNGIL की बात करके चले तो उन्होंने बीरा 91 के ऊपर केस फाइल कर दिया है। कहा है 11.19 करोड़ रुपीस हमारे अनपेड ड्यूज है, मतलब इतना पैसा बकाया है। यहाँ पे एक PO रेज किया गया था कंपनी ने, मतलब परचेज ऑर्डर दिया था। फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको पहले PO चाहिए होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि ठीक है आप ये माल मुझे दे दो, तो आप वो माल बनाते हो और दूसरे वाले को देते हो। तो इनका कहना है कि 2024 के अंदर एक PO बनाया गया था जिसके बेसिस के ऊपर इन्होंने बॉटल्स बनाई। ये कांच की बोतलें बनाने वाली कंपनी है बेसिकली, तो इन्होंने कांच की बोतलें बनाई इनकी, जो अभी तक किसी ने उठाई नहीं है। 7 करोड़ रुपए के आसपास का माल बनाया गया। अब वो 7 करोड़ का माल पड़ा है, वेयर हाउस के अंदर जगह खा रहा है, इनकी कैपिटल भी ब्लॉक हो रखी है, तो उसके ऊपर ये इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं। जो वेयर हाउस की कॉस्ट आई है सब कुछ हुई है, तो सब कुछ मिला के ये 11.19 करोड़ रुपीस मांग रहे हैं। B9 बेवरेजेस ने पहले एश्योर किया था कि आपकी पेमेंट मिल जाएगी, आपका माल वाल उठा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। भाई कंपनी का ये हाल बुरा हो रखा है। मैंने केस स्टडी बनाई थी बहुत पहले, मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको देख लेना। उसमें पूरा समझा रखा है कि बीरा 91 के साथ क्या क्या गलत हुआ। हाँ, नाम चेंज एक फैक्टर था, पर बहुत सारी चीजें और भी है कंपनी के अंदर। वो केस स्टडी देखना आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरी केस स्टडी थोड़ी इन डेप्थ होती है और थोड़ी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से बड़ी होती है, तो वो देख लेना, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा आपको। बाकी इंडियन IT कंपनीज की बात करके चले तो पिछले एक साल के अंदर $7.1 बिलियन उन्होंने स्पेंड किया है एक्विजिशन के अंदर। क्योंकि अगर बड़ी IT कंपनीज की बात करके चले तो उनको समझ में आ रहा है AI रेस में वो पीछे रह रहे हैं, बिजनेस घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खर्चा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट में अपग्रेड कर सके अपने आप को। इस चक्कर में कंपनीज को खरीदा जा रहा है। अगर मैं ट्रू फैन AI की बात करके चलूँ तो $10 मिलियन इन्होंने रेस करे हैं। ये लोग AI से पर्सनलाइज वीडियोस बनाते हैं, स्टूडियो क्वालिटी के अवतार्स बनाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो एक कस्टमाइज सॉल्यूशन बेसिकली दे रहे हैं। क्या इनके पीछे की टेक्नोलॉजी इनकी खुद की है, क्या है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं हेजन से वो चीज पॉसिबल है। मेरा एक AI चैनल चल रहा है लिटमस बाय लपास करके, उसको देख लो, उस पर डेली वीडियोस आ रही है इतने टाइम से, और सारी की सारी वीडियोस हमने AI से जनरेट की, सब कुछ AI से हो रखा है। बहुत जबरदस्त कंटेंट है उसके अंदर, बट सब कुछ हम AI से बना रहे हैं। मैं अपने आप को रिप्लेस करना चाह रहा था उस चैनल से। तो अगर आप क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। कितने रुपए का है? $18-19 महीने का खर्चा। तो इनका कहना है HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, जोमैटो, सिप्ला, भारत पे, ये सब इन जैसे बड़े बड़े 100 एंटरप्राइजेस इनके क्लाइंट है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो आपका नाम है साहिल, तो बोलूंगा हाय साहिल, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, और आगे फिर मैं कुछ भी बोल दूंगा। अब साहिल की जगह आपका नाम रोहन हो गया तो वही आएगा, हाय रोहन, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट। बेसिकली इसको एक बेस्ट तरीका है करने का, तो आपको जो मॉडल ट्रेन करना है ना, उसमें क्या करो, अपनी जो आपको सेंटेंस बुलवाना है उसी को बुलवा लो। हाय साहिल, हाउ आर यू, ये होप यू आर डूइंग, जो भी मेरे को बुलवाना है ना वो सब बुलवा लो, मल्टीपल बार एक दो चीजें करवा लो, और वो वाली वीडियो अगर आप ट्रेन करने के लिए दोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। अब जो हेजन का लेटेस्ट मॉडल है वो लिप सिंक भी अच्छा करता ही है। अगर मैं एमर्जेंट AI की बात करके चलूं तो वो $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $200 मिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे इनका भी थोड़ा सा अजीब लगता है। इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट पीछे इनका खुद का AI नहीं है ना। अभी देखा जाए तो कुछ टाइम पहले ही ChatGPT वालों ने साइट करके एक प्रोडक्ट निकाला है जो लवेबल, रेपलेट, इतने सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, सबका किलर है एक तरह से वो। मतलब ChatGPT के अंदर ही आपकी वेबसाइट बन जाएगी, उसी के अंदर होस्ट हो जाएगी, आपको URL मिल जाएगा। मतलब जो मैं कह रहा हूँ AI के अंदर फ्यूचर होने वाला है इंटरनल डैशबोर्ड्स का, इंटरनल प्रोडक्ट्स का, जिसमें पर्सनल कंप्यूट होगा, ये होगा, वो इंटरनल डैशबोर्ड ही आपके ChatGPT अकाउंट के अंदर ही बन जाएगा। आप अपनी टीम को शेयर कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हो, रिपोर्टिंग को ऑटोमेशन कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है उसके अंदर। तो इसको देख के लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं बबल तो बन रहा है। हाँ ठीक है, इंडिया के अंदर AI कंपनीज है नहीं, तो जो है उनको पैसा मिल रहा है, इसलिए ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी बिटकॉइन की बात करके चले तो $60,000 से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। ऑल्टरनेट फंड्स दिखाई दे रहे हैं ना सबको कि अभी बिटकॉइन छोड़ो, बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करो, वहां से पैसा बनाओ।
मैंने भी पिछले कुछ टाइम से ट्रेड नहीं मारा है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल नीचे की साइड पे थी। जब नीचे जाए या ऊपर जाए तब आता है मजा, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो ना तब आता है मजा। मैं तो इथेरियम पे करता हूँ ट्रेड, तो उतनी नहीं थी। अभी ये न्यूज देखी है तो मैं रात को देखता हूँ कितनी वॉलेटिलिटी है, फिर मैं देखूंगा मुझे मारना है या फिर नहीं मारना। 2100 रुपये लगाए थे, पता नहीं 1.5 लाख रुपए से ऊपर तो निकाल लिया मैंने। और ज्यादातर चीजें मान के चलो किस्मत की खाई है। मेरा दिल कर रहा है, न्यूज मैंने बनाई है, मेरे को पता है अभी ये 60,000 से नीचे गया है। 60,000 से जब नीचे जाता है उसके बाद में ऊपर तो बाउंस बैक करेगा। मैं देखूंगा, ट्रेंड को देखूंगा, मेरे को लगेगा मैं ऊपर जा रहा है, लगा दो। और ये मान लो 10 में से 8 तुक्के मेरे लग जाते हैं, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको करना है। मैं किस्मत का धनी हूँ इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आप इसको किस्मत भी कह सकते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, नॉलेज, इतनी सारी न्यूज बना ली तो ट्रेंड एनालिसिस भी कह सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बट ये मान के चलो मैं थोड़ा लक पे खेलता हूँ। बाकी सेबी की बात करके चले तो उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट को पॉज कर दिया है गोल्ड और ईटीएफ के अंदर। ईटीएफ मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, एक तरह से शेयर मार्केट में आपने गोल्ड खरीद लिया, अब वो फ्लक्चुएट करेगा, कुछ भी करेगा, उसको बेच सकते हो और प्रॉफिट वहां से बुक कर सकते हो। अगर हम रियल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात करके चले तो उनका कहना है इसको बंद करने से निग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लमसम नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर लोग हैं जो कि लमसम ईटीएफ वगैरह में करते हैं। अभी के टाइम पे अगर टॉप लेवल पे गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग की बात करके चले तो निप्पॉन इंडिया के पास सबसे ज्यादा है, फिर आईसीआईसीआई वाले आते हैं, फिर एसबीआई गोल्ड वाले आते हैं। बट निप्पॉन वाले तो एकदम ही स्टैंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका एयूएम बाकियों से डबल से भी ज्यादा है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। कागज के फूल लाऊं तेरे लिए।